हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका क्रैश कोर्स के अंदर। और आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का थर्ड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। छोटा सा चैप्टर है, कोशिश करूंगा 30 टू 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट चैप्टर सारे एनसीईआरटी के कीवर्ड्स जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब कुछ अच्छे से कवर कर लूं। अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करने जा रहे हो या 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, दोनों के लिए ही ये बहुत बेनिफिशियल है। तो वीडियो को एंड तक देखना और एक एक पॉइंट अच्छे से समझना और इसको याद भी करके आना, ताकि साथ साथ में हम लोग पढ़ भी लें और लर्न भी हो जाए। मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूं जहां पे मैं चैप्टर वाइज केस स्टडी कराऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी आपको दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का वन शॉट। बिजनेस एनवायरनमेंट कहते किसको है? सिंपल सी बात है, आपका बिजनेस जहां पर है उसका जो सराउंडिंग है, उसका जो एरिया है, जो आपके बिजनेस पे असर डालती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उस एनवायरनमेंट को, उस सराउंडिंग को क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फैक्टर, फोर्सेस, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। और ये हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, वो हमें कंट्रोल करेगा। हम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल द बिजनेस एंटरप्राइज बट दीज मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। आप अपने एनवायरनमेंट को क्लास कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बट आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपको कंट्रोल करेगा, आप पे इंपैक्ट डालेगा। एनवायरनमेंट मतलब कैसा है? ये हमारा बिजनेस है और हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे क्लास अलग अलग डिसीजन हो। सरकार अगर बदल गई तो हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा। लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ इकोनॉमिक रूल्स चेंज हो गए, कुछ नियम कानून बदल गया, तो इन सब का इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ता है। तो इसीलिए क्लास हमें अपने एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। हम किस कंट्री में काम कर रहे हैं, उस कंट्री का लॉ क्या है, उस कंट्री का कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है, कैसे लोग हैं, कितना पैसा कमाते हैं, बूढ़े कितने, बच्चे कितने, वेदर कैसा रहता है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये सब हमें पता होना चाहिए। अगर हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता होगा तो क्लास हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे? अब हम लोग कस्टमर भी तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ही है, तो उनके बारे में नहीं पता तो क्लास हम काम कभी भी कर नहीं पाएंगे। सिंपल वर्ड की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। ये वो सराउंडिंग है, वो एरिया है जहां पे हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है। अब हमें अपने एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, तो हमें अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करना है। स्कैन समझते हो ना, जैसे बॉडी स्कैन होता है, उसी तरीके से जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो, फोन चलाते हो, तो स्कैन करते हो किस लिए? वायरस के लिए, थ्रेट्स के लिए, कि कोई वायरस तो नहीं छुपा जो हमारे सिस्टम को स्लो कर रहा हो। तो इसी तरीके से हमें भी अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करना चाहिए। एनवायरनमेंट स्कैनिंग रेफर्स टू अ कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट स्कैनिंग किसे कहते हैं? आपको कंप्लीट अवेयरनेस हो और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि आपका बिजनेस जहां पे है उसके आसपास का जो भी एरिया है इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए। और अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी। पहली चीज है अपॉर्चुनिटी, दूसरी चीज है थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी मतलब अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो आपको मौका मिलेगा कि हाँ यार, कल को ये काम करेंगे तो हमारा बिजनेस औरों से तेजी से ग्रो होगा। और क्लास थ्रेट्स क्या होता है? धमकी, वायरस, जो आपको लग रहा है कि यार कल को हमारे बिजनेस पे इसका नुकसान पड़ सकता है, दिस इज कॉल्ड थ्रेट। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स एंड पर्संस ऑन द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट पर्संस का हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट स्कैनिंग, उसको पता करना। सो बिजनेस एनवायरनमेंट को जब आप स्कैन करोगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी, थ्रेट यानी कॉन्स्टेंट्स, एज वेल एज अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेसमैन, कि यार ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे लिए मौका है और ये हमारे लिए खतरा है। ये तभी पता चलेगा जब अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे। दिवाली के टाइम पे एक मौका लगता है लोगों को, तो लोग अगर कोई और सामान भी बेच रहे हैं ना तो उसको हटा के डेकोरेटिव आइटम्स, मिठाइयाँ, क्रैकर्स वगैरह बेचने लग जाते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है, इसका लाभ उठा लो। समझ रहे हो? और थ्रेट्स का मतलब आपको पता है कि यार कल को अगर हम ये काम कर रहे हैं, कल को हम लोग मान लो पेट्रोल की गाड़ियां बना रहे हैं, कल को पेट्रोल बंद होने वाला है, तो आप पहले से क्लास ईवी बनाने चालू कर जाओगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आप बनाना स्टार्ट कर दोगे। यार कल को तो पेट्रोल बंद हो जाएगा तो हमें क्या, हम तो, हमारी कंपनी तो अचानक से एकदम ठप पड़ जाएगी। तो पहले से आप एनवायरनमेंट को स्कैन करो और देखो क्या क्या चेंज हो रहे हैं और उस चेंज के अकॉर्डिंग खुद को ढालो। दिस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट स्कैनिंग। अपॉर्चुनिटी क्या होता है क्लास? इमेज से क्लियर हो रहा होगा। अपॉर्चुनिटीज रेफर्स टू कंडीशंस व्हिच अलाउ
ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एक्टिविटी, तो बिजनेस को ग्रो करने में अलाउ करता है। और कांस्टेंट या थ्रेट्स क्या होता है, रेफर्स टू कंडीशन विच रेस्ट्रिक्ट द बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस एक्टिविटी खतरा बिजनेस एक्टिविटी को नुकसान पहुंचाएगा। और ये अपॉर्चुनिटी, अगर आपका इनका पहले ही पता चल जाए आपको कि अच्छा कल को ये नुकसान होने वाला है, तो आप पहले से शायद रेडी रहोगे उसके लिए। कल को ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है तो आप पहले से प्रिपेयर रहोगे उस अपॉर्चुनिटी का सबसे पहले लाभ उठाने के लिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो थ्रेट्स मिलेंगी और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इन्हीं थ्रेट्स को कॉन्स्ट्रेंट्स भी कहा जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पे चैप्टर में, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, और मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट भी है। ये वो पार्ट है जिसमें बच्चे को कंफ्यूजन रहता ही रहता है कि सर ये कौन सा फीचर का पॉइंट है। तो मैं एक करे क्लास आपको अच्छे से पूरा नोट समझाऊंगा, एनसीईआरटी का भी और नॉर्मल भी। तो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला फीचर है ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस से बाहर की चीज है, तो जितने भी एक्सटर्नल फोर्स है ना, ये उसकी बात करता है, ये कंपनी के अंदर नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर्स व्हिच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की चीजें हैं। दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ध्यान रखना, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर दो तरह के फोर्स होते हैं जो आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डालते हैं, स्पेसिफिक और जनरल फोर्स। देखो, स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है? स्पेसिफिक फोर्स अफेक्ट द बिजनेस एंटरप्राइज डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। दीज इंक्लूड्स, स्पेसिफिक के अंदर नाम ध्यान रखना, सप्लायर। अगर आपके सप्लायर हैं वो आपसे खुश हैं या वो आपसे नाराज हैं तो डायरेक्टली वो आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डालेंगे। और दूसरा है इन्वेस्टर्स या कस्टमर्स। आपके कस्टमर आपसे खुश हैं या फिर नाराज हैं, वो डायरेक्टली आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डालेगा। सिमिलरली इन्वेस्टर। तो स्पेसिफिक फोर्स का मतलब क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक बिजनेस पे इंपैक्ट डालेगा। लेकिन जनरल फोर्सेस क्या होता है क्लास, जो आमतौर पे सभी बिजनेस पे इंपैक्ट डालेगा। जैसे जनरल फोर्सेस आर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस दैट हैव इंपैक्ट द ऑल एंटरप्राइज एंड इफेक्ट इंडिविजुअली फॉर्म ओनली डायरेक्टली। मेरी बात ध्यान समझना, जितने भी मान लो सरकार का कोई नियम चेंज हो गया है ना, प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी का, या फिर मान लो कोई एसी बनाती है कंपनी, बहुत सारी कंपनी एसी बनाती है, सरकार का एसी के लिए कोई रूल चेंज हो गया, तो ये एसी जितने भी लोग बनाते हैं, जितनी भी कंपनियां एसी बनाती हैं, उन सब पे इंपैक्ट आएगा इसका। दिस इज कॉल्ड जनरल फोर्स, जहां पे सब पे इंपैक्ट आता है। लेकिन मैं भी एसी बनाता हूं और मेरे जो कस्टमर है वो मुझसे खुश नहीं है, तो वो सब एसी वाले पे इंपैक्ट नहीं आएगा, वो सिर्फ मेरे पे इंपैक्ट आएगा, वो सिर्फ मुझे नुकसान होगा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक फोर्स। तो स्पेसिफिक फोर्स मतलब क्या? सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर, जो डायरेक्टली आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डालेगा। और जनरल फोर्सेस जो है वो सब पे इंपैक्ट डालेगा, सारे के सारे बिजनेस जितने भी, सब पे इंपैक्ट डालेगा। और किसी एक पे भी क्लास वो डायरेक्टली इंपैक्ट डाल सकता है, पर आमतौर पे जनरल का मतलब क्या है? सब पे इंपैक्ट डालेगा। बट हाँ, इन एक्सेप्शन केस वो किसी एक एंटरप्राइज पे भी डायरेक्टली इंपैक्ट डाल सकता है। Third is interrelatedness. All the forces and factors of business environment are interrelated to each other. For example, with inclination of youth towards Western culture, जैसे जैसे लोग Western culture की तरफ move कर रहे हैं, follow कर रहे हैं, तो जो फास्ट फूड है उनकी डिमांड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। केक कटिंग बहुत हो रही है आजकल, देखना, पहले सिर्फ बर्थडे पे केक कटिंग हुआ करती थी, आजकल कोई भी सेलिब्रेशन है, कोई भी खुशी अगर है तो भी क्लास केक जो है वो कटिंग चल रही है। तो वेस्टर्न कल्चर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इंक्रीज इन अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर के अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड, ऑयल फ्री फूड, रोस्टेड फूड, जिम, योगा, स्पा, ये सारी चीजों की भी कहीं ना कहीं आप देखोगे डिमांड जो है बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग अपना हेल्थ कंसर्न हो रहे हैं, क्लास हेल्थ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी से उठा हुआ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर मेनी हेल्थ प्रोडक्ट सर्विसेज लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, फैट फ्री कुकिंग oil and health resorts etc. New health product and services have in turn and changed people lifestyle. तो ये एग्जांपल अगर कहीं मिलता है तो आप समझ जाना ये इंटर रिलेटेडनेस, यानी एक चेंज आएगा तो दूसरा भी उससे रिलेटेड है। लोग अगर वेस्टर्न कल्चर फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं फास्ट फूड की डिमांड बढ़ेगी, रेडी टू मेक फूड की डिमांड बढ़ेगी, राइट? दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेटेडनेस। अगला है क्लास अनसर्टेनिटी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे,
बाहर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन उन चेंजेस को प्रिडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल है, अनसर्टेन, हमें नहीं पता कल को क्या चेंजेस आएगा। फॉर एग्जांपल इन आईटी फैशन इंडस्ट्री फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंजेस आर टेक प्लेस, हमें नहीं पता यार आईटी में फैशन इंडस्ट्री में कौन सी चीज फैशन में आ जाएगी, और हमें नहीं पता कल को क्या चेंज होगा, तो ये बहुत अनसर्टेन है पता करना। ओके, तो इन 4 पॉइंट के अगर यहाँ पे देखो कीवर्ड्स वही सेम जो वहां लिखवाया है। फोर्सेस आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट योर बिजनेस ओनली, जनरल जनरल जो है वो सब पे इंपैक्ट डालेगा। इंटर रिलेटेड, ऑल द कंपनीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट, वेस्टर्न कल्चर, फास्ट फूड एंड फिटनेस, ये सब क्लास बढ़ावा देगा। अनसर्टेनिटी, नो वन कैन प्रेडिक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट 100% एक्यूरेटली, अनसर्टेन है, अनिश्चित है, आप नहीं पता कर सकते कि कल को क्या होने वाला है, राइट। अच्छा, और देखते हैं पॉइंट्स यहाँ पे। डायनामिक, बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल, जितना बता रहा हूं बस उतना कर लेना और टेंशन मत लेना, टेंशन लेके काम खराब करोगे अपना और कुछ नहीं। बिजनेस एनवायरनमेंट हाईली फ्लेक्सिबल है एंड कीप्स चेंजिंग, इट इज नॉट स्टैटिक और रिजिड, दैट इज व्हाई इट इज एसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली। ये बहुत डायनामिक है, यहाँ फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं, तो अगर आप चाहते हो उन चेंजेस को समझ पाओ, अडॉप्ट कर पाओ, तो आपको कंटिन्यूअसली स्कैन करना पड़ेगा बिजनेस एनवायरनमेंट को। जैसे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस और एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिशन इन मार्केट, ये एग्जाम्पल है क्लास डायनामिक का, जहां पे कंटिन्यूड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रहा होगा, समझ जाना क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कंटिन्यूड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रहा होगा, कंज्यूमर का प्रेफरेंस जो है वो शिफ्ट हो रहा है, कंज्यूमर पहले इसे पसंद करता था अब इसे पसंद करेगा, नई कंपटीशन, मार्केट में नया कंपटीशन आ गया, नया फॉर्म आ गया, तो ये एग्जांपल है किसके, डायनामिक के। कॉम्प्लेक्स, उलझा हुआ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और कंपनी, चेंजेस जो होने वाले हैं उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, वो अनसर्टेन है, लेकिन जो भी चेंजेस हुआ वो चेंजेस हमारे बिजनेस पे कितना इंपैक्ट डालेगा और दूसरों के पे कितना इंपैक्ट डालेगा ये नहीं पता हमें, तो ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि यार यहाँ पे हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा। ऑल्दो इट इज इजी टू स्कैन द एनवायरनमेंट बट वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दीज चेंजेस विल इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। सम टाइम, कई बार एक छोटा सा चेंज आपके बिजनेस पे बड़ा इंपैक्ट डालता है, और कई बार बहुत बड़ा चेंज अगर हो गया तो भी आपके बिजनेस पे वो छोटा इंपैक्ट डालता है। फॉर एग्जांपल, अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज टैक्स रेट बाय 10% मे अफेक्ट द इनकम ऑफ कंपनी बाय लार्ज अमाउंट। सरकार ने थोड़ा सा टैक्स रेट बढ़ा दिया तो क्लास कई कंपनियों पे क्लास इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, और क्या पता कई कंपनियों पे पड़े ही ना, क्या पता उस स्लैब के अंदर ना आते उनको छूट मिल जाए। सिंस बिजनेस ये एनसीईआरटी की लाइन है, जो मैं ऐसे क्लास ब्लू से हाईलाइट करके डायनामिक में बोल्ड करके लिखता हूं ना, वो एनसीईआरटी की लाइन होती है। Since business environment consists of numerous interrelated and dynamic conditions or forces which arise from different sources, it becomes difficult to comprehend at once what exactly constitutes a given environment. In other words, environment is a complex phenomenon that is relatively easier to understand in parts but difficult to grasp in totality. छोटे छोटे पार्ट में बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना तो आसान है, लेकिन वो टोटल आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट डालेगा सबके सब मिलके, ये चीज समझना बड़ा ही मुश्किल है। यकीन मानो सीयूईटी 2024 में क्लास सेम ये लाइन लिखी आई थी, एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन दैट इज रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रैप्स इन इट्स टोटलिटी। इसका क्लास बताना था कौन सा फीचर है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स आएगा। विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड हियर, सो इट इज कॉम्प्लेक्स। रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इंपैक्ट है वो अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में सेम होता है। दिवाली के टाइम पे जो साड़ी की, जो गोल्ड की डिमांड इंडिया में है वो अमेरिका में नहीं होगी। तो रिलेटिवली का मतलब क्या है, रिलेटिविटी का मतलब क्या है, business environment differ from country to country, region to region, as political condition, culture are different in different country. For examples, there may be more demand for sarees in India compared to US or UK. Same condition and environment may have different impact on different enterprise. For example, when consumer organization found pesticides in cold drink, it may a constant for cold drink industry but it is an opportunity for juice industry. अगर मान लो कि न्यूज में आती है कि कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स पाया गया, कोल्ड ड्रिंक से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक वालों के तो रातों की नींद उड़ जाएगी, परेशान हो जाएंगे, उनके लिए कॉन्स्टेंट है, थ्रेट है, वायरस है। लेकिन जो जूस बना रही है कंपनी, उनके लिए क्या है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि भाई कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे लोग तो अब क्या पियेंगे, कुछ तो पियेंगे ना, जाते पीने में कुछ तो चाहिए उनको ड्रिंक करने में, कोल्ड ड्रिंक नहीं तो फिर क्या चाहिए, जूस। तो जूस वाला क्या करेंगे, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी उसको लेंगे। यानी कि एक बिजनेस के लिए क्या है, ये थ्रेट है, तो दूसरे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो अगर
ये किसी केस स्टडी में मिलता है कि एक बिजनेस स्टडीज एक कंपनी का नुकसान हुआ और दूसरी कंपनी का फायदा हो गया, ये मिलता है पहली चीज। या फिर दूसरा, कंट्री टू कंट्री की बात करता है, अलग अलग देशों की अलग अलग रीजन की बात करता है, तब भी वो क्या होगा, रिलेटिविटी होगा। ठीक है, 7th पॉइंट है रिलेटिविटी। नाउ इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस का मतलब क्या बताया था, बेनिफिट। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे, देखोगे चारों तरफ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस आ रहा है, अगर आप इसको देखते हो, अगर आप स्कैन करते हो, तो इससे सारे के सारे फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा क्या होगा, इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आप सबसे पहले समझ जाओगे सबसे पहला स्टेप क्या करना है। फेसबुक ये सबसे पहले समझ गया था कि वे लोग चिट चैट करेंगे, बातें कम करेंगे, तो वो फेसबुक लेके आया, व्हाट्सएप लेके आया, और आज व्हाट्सएप का शेयर सबसे ज्यादा है। तो अगर आप किसी भी रैंडम पर्सन को पूछ लोगे तो उसके पास व्हाट्सएप जरूर होगा। द बिजनेसमैन हु एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अर्ली स्टेज, जो सबसे पहले समझ जाएगा उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। दे कैन कैप्चर अ बिग शेयर इन मार्केट, मार्केट में एक बड़ा शेयर वो कैप्चर कर सकते हैं। दे कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर से वो बहुत आगे निकल जाएंगे, जो लोग पहले ही भाप लेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज होने वाला है। एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस सक्सेस। फॉर एग्जांपल, मारुति उद्योग बिकम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टू recognize the need for small cars in an environment of rising petroleum prices and large middle class population in India. मारुति सबसे पहले समझ गया था कि इंडिया में लोगों को माइलेज वाली गाड़ी चाहिए, छोटी सस्ती कार चाहिए, और क्लास मारुति का शेयर आज सबसे ज्यादा है। दूसरा है, helps the firm to identify threats and getting early warning signal। आप थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे और एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा आपको। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन टाइम गेट अ अर्ली वार्निंग सिग्नल टू डील विद द कॉन्स्टेंट। उनको एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा कि यार वो क्या क्या करेंगे, इस नेगेटिव को कैसे ठीक करेंगे। पहले से पता चल जाएगा कि यार आज से 2 साल बाद ये चीज खत्म होने वाली है, पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो आपके पास समय है, आप ईवी के लिए पहले से प्रिपेयर हो गए, जैसा हर एक कंपनी कर रही है। ईवी की गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कई सारी जो है, स्कूटी हो चाहे क्लास बाइक हो चाहे वो क्लास कार हो, बहुत सारी चल रही है। तो जब तक पेट्रोल बंद होगा तब तक इसमें एक्सपर्ट हो चुके होंगे। लेकिन अगर अगर अभी कोई सो रहा हो कि नहीं यार हम तो पेट्रोल ही चलाएंगे, तो लास्ट टाइम पे उसे पता चलेगा कि यार सरकार ने तो पेट्रोल को बंद कर दिया, बैन कर दिया, या टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, या पेट्रोल के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए उन गाड़ियों के इंजन के, तो फिर उनको झटका लगेगा और वो झटके को झेल नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको पहले से ही थ्रेट का पता चल जाएगा, एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन व्हिच बिजनेसमैन गेट्स टेकन एज अ वार्निंग सिग्नल एंड चेंजेस आर मेड अकॉर्डिंगली। तो उस हिसाब से क्लास अपने अंदर चेंजेस वो करेंगे। हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज, अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो समझ जाओगे कल को क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए क्लास अपने प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स को रेडी करना चालू कर दोगे, पहले से रिसोर्सेज का इकट्ठा करना स्टार्ट कर दोगे आप। तो ऐसी भाषा लिखी हो तो समझ जाना, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। बिजनेसमैन हैव टू supply the goods to market according to demand in market. To supply output, they need input, raw material, etc. They select resources according to the availability in environment and demand for output. कितनी डिमांड होगी, कौन कौन सा रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस हिसाब से। Business enterprise assemble various resources called input like finance, machines, raw material, power and water, labor, etc. from its environment include finance, government and suppliers. तो आप ध्यान रखना, ये लाइन अगर लिखी आती है तो ये टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज का लाइन है, और ये इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का पॉइंट है। हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद रैपिड चेंजेस। अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो, आप अपने इन्वायरमेंट की नॉलेज, इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग रखते हो अगर आप, तो आपको एडजस्ट, हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद रैपिड चेंजेस। तो कोई भी चेंजेस अगर इन्वायरमेंट में आता है तो आपको झटका नहीं लगेगा, आप पहले से क्लास उसके लिए रेडी रहोगे। टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दीज चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी आप इन चेंजेस को भाप लो उतना ही बेटर है। बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग हेल्प कंपनीज टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड दीज चेंजेस विद एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो इन चेंजेस को आप अडॉप्ट भी कर पाओगे, स्कैन करके समझ पाओगे और अपने आप को क्लास उसके अकॉर्डिंग ढाल भी लोगे। बिजनेसमैन मेक्स चेंजेस इन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट
क्लास जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्लास वो इंटरनल एनवायरनमेंट में वो लागू करते हैं। सो एनवायरनमेंट स्कैनिंग हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। तो जो भी चेंजेस बाहर हो रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, लीगल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, आप अंदर उसको क्या करते हो, लागू कर पाते हो। ये होता किसकी वजह से, एनवायरनमेंट को स्कैन करने की वजह से, उसी के इंपॉर्टेंस है ये। अगला है, अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो समय पे अपनी प्लानिंग कर पाओगे, पॉलिसीज बना पाओगे आगे के लिए। प्लान एंड पॉलिसी इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड कीपिंग इन माइंड द इन्वायरमेंट। सो these must be made by keeping in mind the environment factors. Through environment scanning we can made plan and policy to remove the threat and grab opportunity. opportunity को grab करने में और threats को हटाने के लिए जो भी प्लान और पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अगर हमें समय से environment को पता चलेगा, हम एक्टिव है, क्या हो रहा है बाहर की दुनिया में, तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अगला है, इन सब से आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ऑब्वियसली क्लास जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, अगर आप उनको इंटरनल एनवायरनमेंट में लागू करोगे तो ऑब्वियसली जो आपका परफॉर्मेंस है, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज होगा, आपका जो परफॉर्मेंस है बढ़ेगा और आप मार्केट में एक बड़ा शेयर कैप्चर कर सकते हो। मार्केट में बड़ा शेयर कैप्चर करने का मतलब क्या है कि मान लो अगर 100 लोग हैं तो ज्यादातर लोग जो हैं वो आपका जो प्रोडक्ट है वो यूज करेंगे। तो इसका मतलब बड़ा शेयर मार्केट में आप कैप्चर कर रहे हो कि अगर 100 लोग टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो आपका जो टूथपेस्ट है उसमें से 70-80 लोग यूज कर रहे हैं। नाउ डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि कौन सी चीज कौन से डायमेंशंस के अंदर आएगा। तो देयर आर 5 डायमेंशंस: इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट। इट मींस ऑल द फैक्टर्स, फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस। ये वो सारे के सारे डायमेंशन है जो क्लास आपके बिजनेस पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ध्यान समझना। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते किसको हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर ये सारे के सारे फोर्सेस आते हैं, फैक्टर्स आते हैं जो आपकी इकोनॉमी पे इंपैक्ट डालेंगे, और इकोनॉमी पे अगर इंपैक्ट आया तो आपकी बिजनेस पे भी इंपैक्ट आएगा, बिकॉज इकोनॉमी के अंदर ही आपका बिजनेस है। अब बिजनेसमैन मस्ट स्कैन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टेक टाइमली एक्शंस टू डील विद दीज चेंजेस। इट हैव डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। इट इंक्लूड्स, क्या क्या आता है इकोनॉमिक के अंदर? जीडीपी, कंट्री की जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन का रेट, डिफ्लेशन का रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, फिस्कल पॉलिसी, मनी सप्लाई, बैलेंस ऑफ ट्रेड के आइटम, बैलेंस ऑफ पेमेंट के आइटम, इंटरनेशनल डेट पे इंटरेस्ट। तो ऐसी चीजें आपको दिखेंगी इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर। तो आपको कोई भी केस स्टडी देगा, उससे आपको पहचानना है कौन सा एनवायरनमेंट है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये पॉइंट्स जो मैंने बताया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर एनसीईआरटी से मैंने क्लास ये पेज उठाया हुआ है। तो यहां पे क्या क्या गिवन है? एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के जो रूल्स हैं वो, रेट ऑफ ग्रोथ ऑन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, रेट ऑफ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उनमें जो चेंज आया वो, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, पब्लिक डेट, प्लान आउटले इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। तो ये जितनी भी चीजें हैं इनसे रिलेटेड कोई चीज अगर आता है तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट, कस्टम, ट्रेडिशन, फैशन और वुमेन्स एम्पावरमेंट, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? या फिर जॉब्स में कितने % वुमेन को आप रिजर्वेशन देते हो, ये सब चीज किसका? फेस्टिवल्स, ये सब आता है सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल, टेस्ट प्रेफरेंस, एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल लिविंग इन सोसाइटी, जहां पे क्लास बिजनेस है, whereas business exists. It includes sorry, celebration of Diwali, Eid, Christmas, Guru Parv, increase in sale of sweets, greeting card, etc. Reservation of jobs in minority for minority in women and women, health and fitness trend जो है वो भी इसके अंदर आता है, equal status to women, girls education, change in quality of life, birth rate, death rate, population, education rate, literacy rate, लोगों की lifestyle, tradition, custom, habits of people, ये सारी की सारी चीजें, habits of people, क्लास इनोवेशन छोड़ दो, कुछ मिस्टेक इसमें, हैबिट्स ऑफ पीपल। तो लोगों की जो हैबिट है ना वो सारी की सारी चीजें आती हैं किसके अंदर? सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। तो आप समझ जाओगे सोशल के अंदर क्या क्या आता है। तो मेजर एलिमेंट कौन कौन से हैं? एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट इनोवेशन, तो वो जो इनोवेशन था ना वो प्रोडक्ट को कैसे इनोवेट करोगे,
लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर प्रेफरेंस। यहाँ कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशंस नहीं है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो आएगा वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वर्कफोर्स, शिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, बर्थ रेट, डेथ रेट। ध्यान रखना क्लास, बर्थ रेट, डेथ रेट ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को लगता है कि इकोनॉमिकल में आएगा, लेकिन नहीं, ये सोशल के अंदर आएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। भले आपकी बुक में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, एनसीईआरटी कहता है बर्थ रेट, डेथ रेट इसके अंदर ही आएगा। पॉपुलेशन का शिफ्ट, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट। कंपोजिशन ऑफ फैमिली, कंजप्शन हैबिट, कंपोजिशन ऑफ फैमिली इज इंपॉर्टेंट, लिटरेसी रेट इज इंपॉर्टेंट, बर्थ रेट, डेथ रेट। इस चैप्टर में यही दो क्वेश्चंस हैं। एक तो फीचर से आ सकता है, आपको पहचानो कौन सा फीचर एक्सप्लेन करो, और दूसरा आपको ये पूछ सकता है ये कौन सा डायमेंशन है उसको एक्सप्लेन करो। पेपर में 4 से 5 मैक्सिमम नंबर तक का आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मतलब ऐसा डिसीजन जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लिया है, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। लाइक स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, ये पॉलिटिकल है। These all are the factors related to government affairs such as type of government in power, कौन सी सरकार पावर में है, उसका एटीट्यूड क्या है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। बीजेपी सरकार में आती है तो कई सारे बिजनेसमैन को फायदा होता है, और कांग्रेस अगर आती है तो कई सारे बिजनेसमैन को फायदा, सबके अपने अपने क्लास बिजनेसमैन के बने हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी, तो वो पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो उनके बिजनेस को उससे इंपैक्ट पड़ेगा, फायदा या नुकसान पहुंचेगा। द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सच एज हैज इमीडिएट एंड ग्रेट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, सो बिजनेसमैन मस्ट स्कैन दिस इन्वायरमेंट केयरफुली। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है 1997 में जब जनता पार्टी, 1977 होगा आई थिंक, इसे ठीक कर लेना, 1977 में जब जनता पार्टी सरकार के अंदर आई तो उसने एक पॉलिसी बनाई कि जितनी भी फॉरेन कंट्री है वो सब अपने देश में चले जाओ, सब बाहर चले जाओ। तो इन्होंने फॉरेन कंट्रीज को बाहर भेज दिया, जिसकी फॉरेन कंट्री में जो कंपनीज, फॉरेन कंट्री की जो कंपनी इंडिया में थी ना, उन सबको बोला भाई जाओ अपने देश में करो, हमारे देश से निकलो। तो कोका कोला को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा था। कोका कोला ऑलमोस्ट वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्री में ना बिजनेस करती है और बहुत बड़ा शेयर है कोका कोला का। आप में से कोई ऐसा होगा नहीं जिसने कोका कोला का प्रोडक्ट कभी ना कभी यूज ना किया हो, ठीक है, तो किया आपने कभी ना कभी यूज होगा। तो उस प्रोडक्ट को बाहर भेज दिया। फिर जब 1991 में क्लास सरकार आई, सॉरी 1991 में हमने एलपीजी लेके आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो कोका कोला फिर हमारी कंट्री में वापस आ गई। स्वच्छ भारत अभियान बीजेपी ने जो चलाया, ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनकरेज द बिजनेस एनवायरनमेंट टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। ध्यान रखना, हमारी कंट्री का जो फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशनशिप है ना, वो भी डिपेंड करता है क्लास पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, ये भी आता है पॉलिटिकल के अंदर। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशन, वैल्यूज और आइडियोलॉजी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, ये सब क्लास पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। एनसीईआरटी क्या कहता है? प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज। तो जो पॉलिटिशियंस हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हमारे बिजनेस पे किस हद तक इंपैक्ट डालेगा। डोमिनेंट आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टी, सबके वैल्यूज अलग अलग है ना। कोई क्लास ऐसी सरकार है जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करती है, कोई दूसरी सरकार है वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करती है। तो द नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड थिंकिंग ऑफ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, उनका नेचर क्या है, प्रोफाइल क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, पॉलिटिकल मोरालिटी क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक गवर्नमेंट एंड अलाइड एजेंसीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, उनकी विचारधारा क्या है रूलिंग पार्टी का, एक्सटेंड एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कोई सरकार किस हद तक क्लास बिजनेस पे इंटरवेंशन डालती है, उन पे क्लास मतलब इन्फ्लुएंस करती है। नेचर रिलेशनशिप आर कंट्री, हमारी कंट्री का जो रिलेशनशिप है फॉरेन कंट्री के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी यानी फॉरेन रिलेशन जो है वो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। अगला है लीगल। लीगल का मतलब भाई कोर्ट ऑर्डर, जहां पे ये लिखा आ जाए भाई कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर जैसे लिखा आएगा आप समझ जाना क्लास कोर्ट ऑर्डर जो है वो किसके पार्ट है, लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। जिस देश में आप बिजनेस कर रहे हो उस देश का नियम कानून पता होना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप बोलोगे मुझे तो लॉ नहीं पता, तो ये बहाना नहीं चलेगा। अच्छा मैंने मर्डर कर दिया और मुझे नहीं पता था मर्डर करने पे कोई जेल है, अब मुझे छोड़ दो मैं आगे नहीं करूंगा, ऐसा आप नहीं कह सकते। आप भले आपको लॉ नहीं पता लेकिन आप कंट्री के अंदर हो तो आपको लॉ का पालन करना पड़ेगा। आप अगर स्विट्जरलैंड जाते हो, फ्रांस जाते हो, वहां के कानून का पता होना चाहिए। नहीं पता तो ये आपकी गलती है, पनिशमेंट तो मिलेगी। देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। इट इंक्लूड्स लॉ एंड लेजिस्लेटिव। तो जहां पे लॉ और लेजिस्लेटिव एक्ट, जितने भी क्लास एक्ट आपको मिलेगा और जो भी कोर्ट ऑर्डर होगा
वो समझ जाना क्लास, वो इसके अंदर आता है, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। सिगरेट के डब्बे पे स्मोकिंग किल्स लिखना पड़ेगा, बच्चे के सेरेलैक का जो दूध आता है उस पर लिखना पड़ेगा कि बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छा है, फिर भी आप इसे ले रहे हो, ये स्टैट्यूटरी वार्निंग है, ये देना ही पड़ेगा आपको। अल्कोहल के लिए भी क्लास आपको वार्निंग देना पड़ता है। आप इवन आप टीवी में आप मूवी देखने जाते हो, अभी आप मूवी देखने भी गए होगे हाल फिलहाल में, तो आपने मूवी में देखो जहां पे सिगरेट पी रहे होते हैं वहां नीचे लिखा रहता है कि भाई सिगरेट से क्या होता है, कैंसर होता है सिगरेट से। तो ये स्टैट्यूटरी वार्निंग है, ये जहां जहां दिखेगा आपको देना पड़ेगा। क्यों? लीगल एनवायरनमेंट। रात को दारू के ऐड आपको नहीं देखेंगे टीवी में, ऐड देखने को नहीं मिलेंगे क्लास ऐसे प्रोडक्ट के, मतलब दिन में भी शायद नहीं मिलते। तो ये सारी चीजें क्या है क्लास, ये सब के सब क्या है, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। और जितने भी एक्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर सरकार ने इशू किया, इंडस्ट्री एक्ट, फेरा एक्ट, फेमा एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, लीगल पॉलिसी ऑफ लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड, पैकेट ऑफ सिगरेट मस्ट हैव स्टैट्यूटरी वार्निंग, एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब सख्त मनाही, बिल्कुल मना है, आप ऐड नहीं कर सकते। तो ये लोग ना अलग अलग तरीके से कंपनी अपने ब्रांड का ऐड करती है, जैसे कोई कैसेट का ऐड करेगी, कोई पानी का ऐड करेगी, राइट, तो कंपनी के नाम से। दारू का तो ऐड कर नहीं सकते तो कुछ ना कुछ लूप होल्स निकालते हैं। बेबी फूड के ऊपर लिखा होना चाहिए मदर मिल्क इज बेस्ट। ये सारी की सारी चीजें लीगल एनवायरनमेंट है। और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब क्या है, ऑनलाइन टिकट की बुकिंग हो रही है, रोबोटिक, मशीन लर्निंग, चैट जीपीटी, इसके अलावा क्लास ऑनलाइन फूड ऐप से डिलीवरी आप करवा रहे हो, या फिर रेलवे की, एयरलाइन की टिकट घर बैठे बैठे आप बुक कर सकते हो। दीज ऑल आर, ये सारी की सारी चीजें हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जहां पे फ्रीक्वेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी, जहां पे क्लास टेक्नोलॉजी के अंदर कंटिन्यू चेंजेस आपको देखने को मिलता है। जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है वो क्लास आपको देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इट रेफर्स टू चेंज taking place in the method of production, use of new equipment and machinery to improve the quality of product. Technological changes always bring quality improvement and more benefit for the customer. डिजिटल वॉच आया जिसकी वजह से क्लास जो ट्रेडिशनल वॉचेस है उनका धंधा बंद हो गया। डिजिटल वॉच के आने की वजह से पुरानी जो घड़ियां थी उनका धंधा बंद हो गया। एलईडी आया तो पुराने टीवी खत्म हो गए, वो पुराने टीवी को यूज नहीं करता। फोटोकॉपी मशीन आया तो कार्बन कॉपी का बिजनेस खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है। आईटी सेक्टर में चेंज आना, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, लेजर ऑपरेशंस जो हो रहे हैं आजकल बिना चीर फाड़ करे, इंप्रूव इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बुकिंग्स ऑफ टिकट, ये सारी की सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। इवन सोशल मीडिया पे जो आप ऐड देखते हो, सोशल मीडिया पे जो एड्स आते हैं, आजकल लोग ऐड चलाते हैं सोशल मीडिया पे, वो भी क्या है क्लास, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, वो भी आपका इसी का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है डीमोनेटाइजेशन। ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी। इट इज अ सिचुएशन वेयर द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री विड्रॉ द ओल्ड करेंसी नोट्स ऑफ सर्टेन डिनोमिनेशन एज ऑफिशियल मोड ऑफ पेमेंट। एक्चुअली 8 नवंबर 2016 को क्लास 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने क्लास आके अनाउंसमेंट किया कि रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट अमान्य हो जाएंगे। 500 और 1000 के नोट जो है महात्मा गांधी सीरीज के, वो बिल्कुल क्लास वो सर्कुलेशन से हट जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यानी कि 500 और 1000 के नोट को रात 12 बजे के बाद अगर आप किसी को बेच दोगे एक्सचेंज के लिए तो वो क्लास नहीं लेगा, वो वैलिड नहीं होगा। इन 500 और 1000 के नोट को जो पहले चलते थे, जो 86% सर्कुलेशन में पैसा था, यानी 500 और 1000 के नोट इकोनॉमी में 100 में से 86 थे, 86 थे, उसको बिल्कुल रद्दी कर दिया, कागज कर दिया। इस 500 और 1000 के नोट को आप किसी को भी दोगे तो वो नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको लेके सीधे आपको अपने बैंक में जाना और बैंक को 500 और 1000 के सारे नोट जो आपके घर पे पड़े हैं वो सब देके नए 2000 के नोट्स आपको लेने हैं। और इस प्रोसेस में हजारों लाखों लोगों की लाइन लगी, कई दिन इकोनॉमी डिस्टर्ब रही, बहुत नुकसान हुआ स्टॉक मार्केट में भी, और फाइनली सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद करके नए 500 के और 2000 के नोट लागू कर दिए, जिसको भी क्लास हाल फिलहाल विद इन 1 ईयर नए 2000 के नोट भी बंद कर दिए। अब सरकार फिर से प्लान कर रही है कि फिर से नए 2000 के नोट को लॉन्च करेगी। यहाँ पे 105 लोगों की लगभग डेथ हो गई। डिमोनेटाइजेशन ने छोटे छोटे बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचाया, उनका धंधा ही बंद हो गया क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई, पैसा ही नहीं लोगों के पास, सारा नोट 500 1000 का था और सरकार ने बंद कर दिया, बोला भी बैंक को दो। तो बैंक में तुरंत तो मिलेंगे नहीं, बैंक भी एक लिमिट से पैसे दे रही थी। शुरू में तो बैंक सिर्फ 2000 का एक नोट दे रही थी, फिर 5 नोट दे रही थी, इस तरीके से। तो डिमोनेटाइजेशन कॉज अ क्लास लॉस ऑफ 15 लाख जॉब, 15 लाख नौकरियां चली गई। 500 1000 के नोट्स जो इकोनॉमी में 86% थे, और डिमोनेटाइजेशन एक फेलियर माना गया बिकॉज 99.30% पैसा वापस सिस्टम में आ गया। मतलब जो इकोनॉमी में पैसा था ना क्लास, जितना भी 500 और 1000 का नोट था वो सारा का सारा लगभग जो है बैंकों में वापस आ गया। सरकार को ऐसा लग रहा था कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है जिन्होंने दीवारों पे नोट जो है नोटों का बक्सा बना बना के क्लास चिनवा रखा है, जिनके घर पे नोट भरे भरे हैं, वो लोग पकड़े चले जाएंगे, लेकिन उन
लोगों ने क्लास, वो लोग पकड़े ही नहीं गए, उन्होंने गरीबों को लाइन में लगा दिया और गरीबों के थ्रू उन्होंने क्या किया, एक्सचेंज करा लिया, तो वो लोग तो यहाँ पे बच गए। एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन का एम, ये इंपॉर्टेंट है। तो एम क्या था, करप्शन को खत्म करना, इलीगल एक्टिविटी पे क्लास रोक लगाना, बिकॉज करप्शन जो होता है वो कैश में होता है, घूस इंसान कैश में लेता है, और जो टेरर फंडिंग होती है, जो आतंकवादी को पैसा दिया जाता है, वो भी क्लास अकाउंट से नहीं कैश से दिया जाता है, बिकॉज अकाउंट से कुछ अगर करेंगे तो वो सरकार की नजर में आ जाएगा। टू स्टॉप द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, लोग ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं। मान लो मेरे पास 50 लाख की जमीन है और मैंने किसी को बेचा, मान लो 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ का बेचा, लेकिन दिखा दिया कितने का, 50 लाख का। तो 50 लाख की जमीन थी, लेकिन आगे रेट बढ़ के वो 2 करोड़ के बिके, तो 1.5 करोड़ रुपए मैंने कैश में ले लिया और इस कैश को अपने घर पे रख लिया, तो ये होती है ब्लैक मनी। सरकार को बताया 50 है, मेरे पास 1.5, तो इसको बोलते हैं ब्लैक मनी। ब्लैक मनी मतलब अनअकाउंटेड इनकम, जो इनकम आपने कमाई बट सरकार को दिखाई नहीं, वो सरकार को बताया नहीं। टेरर फंडिंग को रोकना, टैक्स की चोरी को रोकना, और कैशलेस या कैश लाइट इकोनॉमी को प्रमोट करना। कहीं ना कहीं सरकार का मेन मतलब ये था कि हर चीज कैशलेस हो, आप यूपीआई से पेमेंट करो, ऑनलाइन आप पेमेंट करो, कैश ना रखो, कैश के अलावा, क्योंकि फिर आप जो भी कुछ करोगे वो सरकार देख पाएगी और फिर आपके मन में डर रहेगा, आपको टैक्सेस भी प्रॉपर देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कैश लाइट या कैशलेस इकोनॉमी। इंपैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट क्या पड़ा, मनी और इंटरेस्ट रेट पे, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन घट गया, बैंक डिपॉजिट बढ़ गया, और इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स, लोगों की सेविंग्स जो है फाइनेंशियल सेविंग्स वो भी बढ़ गई। प्राइवेट वेल्थ की बात करें, declines in some high demonetization notes were not returned and real estate price fell। तो यहाँ पे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उस टाइम पे जो रियल स्टेट्स थे ना, प्रॉपर्टी, उनके प्राइस जो है घटे थे। पब्लिक वेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। डिजिटाइजेशन पे, डिजिटल ट्रांजैक्शंस अमंग न्यू यूजर्स, नए नए क्लास कार्ड्स ओपन किए गए, नए नए बैंक खाते खोले गए, लोग जो है पेटीएम में, बहुत ज्यादा लोग पेटीएम में, आज आप देखोगे ना गली मोहल्ले में छोटे छोटे दुकानदार, सब्जी बेचने वाला के पास भी क्यूआर कोड है, वो ऑनलाइन पेमेंट लेता है आपसे। छोटा सब्जी बेचने वाला हो, कोई छोटा मोटा गुब्बारे बेच रहा है अगर रास्ते पे चल के, तो उसके पास भी उसका क्यूआर कोड है। ये फायदा हुआ, डिजिटाइजेशन की तरफ जमाना चलने लगा। रियल एस्टेट का प्राइस घट गया, टैक्स कलेक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि क्लास लोग दिखाने ज्यादा लगे, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है ना, तो लोग जो है सब कुछ शो ज्यादा करने लगे, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन सरकार का बढ़ा। डिमोनेटाइजेशन डन इन वेरियस कंट्री लाइक नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, पहले भी हो रखा है। इंडिया में भी 1946 और 1978 में भी डिमोनेटाइजेशन पहले हो रखा है, लेकिन उस टाइम जो डिमोनेटाइजेशन हुए थे वो 10,000 के नोट के हुए थे। पहले सोचो उस टाइम पे 10,000 कितना बड़ा नोट था, तो वो किसी के पास नहीं होता था, बस वो सरकारी नोट थे, वो सरकार के पास ही होता था, सरकार ने बंद कर दिया, तो उससे आम जनता को इंपैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन इस बार जो डिमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, वो 500 और 1000 के नोट जनता के पास था। 86% जो है जनता के पास। अगर किसी की जेब में 100 नोट है ना, किसी घर में 100 नोट है, तो 86 नोट बेकार हो गए, बिकॉज वो 86 नोट जो है 500 और 1000 के थे। बाकी 50 100 के नोट, 200 के नोट तब थे भी नहीं। 50 100 के नोट कितने रखते हैं लोग, सब अपना पैसा जो है बड़े नोट में रखते थे, वो सारे नोट सरकार ने जो है वो लीगल टेंडर से हटा दिया। और उस टाइम पे बड़े बड़े नोट्स की डिमोनेटाइजेशन हुए थे, तो आम जनता पे कोई इंपैक्ट नहीं आया था, बड़ी बात नहीं थी। लेकिन 2016 में जो हुआ वो बहुत बड़ी बात थी। ये 2000 का नोट है क्लास, अब तो ये भी बंद हो गया है। आरबीआई ने क्लास इन 2000 के नोट्स को भी सर्कुलेशन से हटा दिया। तो ये था डिमोनेटाइजेशन के एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन, इस चैप्टर में जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर एनसीईआरटी, राइट। बस खत्म, हमने ये चैप्टर भी आज खत्म कर दिया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे बताना जरूर कमेंट में कैसा लगा चैप्टर, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी करना और इसको लर्न करके आना। अगली क्लास में हम प्लानिंग चैप्टर पढ़ेंगे, तो हमारे 12 में से 4 चैप्टर, 1/3 सिलेबस समझ लो खत्म हो जाएगा। तो ये टारगेट है आपका कि कम से कम 1/3 सिलेबस आप खत्म कर लो अच्छे से, सीरियस तरीके से, ताकि पास तो पक्का हो जाओ। तो यहाँ तक पढ़ के आना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।